हेलो फ्रेंड्स, रजिस्टेंस का ये हमारा क्लास 2 है। जैसे हमने पिछले क्लास में रजिस्टेंस इन सीरीज़ के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, जो भी प्रॉब्लम थे, वो डिस्कस किए थे। तो इस क्लास में हम देखेंगे रजिस्टेंस इन पैरेलल। और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे रजिस्टेंस इन पैरेलल, तो हमें पता है कि रजिस्टेंस का कनेक्शन हमें पैरेलल में करना है, तो हम इस तरह से करेंगे। जैसे कि ये एक रजिस्टेंस यहाँ पे है, ये दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे है और ये तीसरा रजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया। तो इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन में हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में कनेक्शन दिखाया था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन इस तरह से होता है। तो जैसे हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो पैरेलल सर्किट में जो भी सप्लाई वोल्टेज होता है, जो हम सप्लाई वोल्टेज इसे कहते हैं VS से डिनोट करते हैं, मतलब पैरेलल सर्किट में सप्लाई वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस को मिलने वाला वोल्टेज ये दोनों सेम रहेंगे। तो हम इसको एक रिलेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ये V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी सप्लाई वोल्टेज है तो R1 में भी वोल्टेज सेम रहेगा, जो यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। R2 में भी जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। R3 में भी जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये V1 V2 V3 अगर हम मान के चले तो टोटल जो उनकी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करते हैं। जैसे हमारे पास दो टाइप के सर्किट है, एक है सीरीज सर्किट और एक है पैरेलल सर्किट। तो जो भी सीरीज सर्किट होता है, तो उस सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो करंट की वैल्यू सेम होती है। और जो भी पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। ये हम यहाँ पे याद कर लेते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो ये अगर हमें पता चल गया, तो आगे जाके जिस टाइप पे भी प्रॉब्लम आएंगे तो उसको हम इजीली डील कर सकते हैं। जैसे हम अब पैरेलल सर्किट का रिलेशन सेकंड देख लेते हैं। जैसे पहले इसमें हमें पता चल गया कि सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू V1 V2 V3 सेम रहते हैं। उसी तरह से जो करंट है, तो करंट पैरेलल सर्किट में जब जाता है तो पैरेलल सर्किट में सेम नहीं रहता। करंट जो है सिर्फ सीरीज सर्किट में सेम होता है। पैरेलल सर्किट में करंट जो जाएगा, जैसे हम इसको I1 कहते हैं, यहाँ पे जो करंट जाएगा ये I2 होगा और यहाँ पे जो करंट जाएगा ये I3 होगा। तो जो भी पैरेलल सर्किट में करंट रजिस्टेंस के थ्रू जाता है, तो जो भी रजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसके अनुसार ही करंट डिवाइड होता है। मतलब यहाँ से मेन करंट हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे आगे जाने के बाद जैसे पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू जितनी होगी उसी हिसाब से ये करंट डिवाइड होगे। जैसे हमारे पास ओहम का एक फार्मूला था, I इक्वल टू V/R। अगर रजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, रजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो ये जो मेन करंट है ये डिवाइड हो गए रजिस्टेंस, जो लोड रजिस्टेंस है उसके हिसाब से। तो हम इसके लिए यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे हमें I1 की वैल्यू निकालना है, तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो वोल्टेज को हम V ही कंसीडर करते हैं। और R1 की वैल्यू निकालना है, I1 की वैल्यू निकालना है, तो V डिवाइडेड बाय R1 करेंगे। I2 की वैल्यू अगर निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R2 करेंगे। अगर I3 की वैल्यू निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R3 करेंगे। तो ये रिलेशन हमें सेकंड मिल गया। उसी तरह से थर्ड रिलेशन अगर हम देखें, तो थर्ड रिलेशन में जो पैरेलल सर्किट में जो करंट अलग अलग रजिस्टर से जाएगा,
तो वो टोटल करंट के बराबर होगा। मतलब I जो मेन करंट है, तो यहाँ पे जो I बन जाएगा रजिस्टेंस से I1 प्लस R2 से जो करंट जाएगा वो I2 प्लस R3 से जो करंट जाएगा वो I3। तो इनके एडिशन ये मेन करंट के बराबर होती है। उसी तरह से अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो I मतलब हो जाता है V/R, तो हम यहाँ पे V/R लिख सकते हैं। उसी तरह से I1 के लिए हम लिखेंगे V/R1 जैसे यहाँ पे लिखा था। उसी तरह से I2 है तो I2 के लिए लिख लेंगे हम V/R2। उसी तरह से I3 है तो R3 के लिए हम लिख लेंगे V/R3। तो यहाँ से तो हमें पता है कि V की वैल्यू जो है वो सेम है, तो V को हम कॉमन ले सकते हैं। तो V को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो बचेगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। V को अगर कॉमन करें तो वो हो जाएगा 1/R इक्वल टू, V को कॉमन ले लेते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो रिलेशन होता है, जब हम पैरेलल सर्किट को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो उस समय हम ये रिलेशन लगाते हैं। और इसका जो यूनिट आता है वो आता है मो। मो क्यों आएगा? क्योंकि 1/R मतलब कंडक्टेंस होता है। जैसे कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और G को हम बोलते हैं 1/R, तो ये हो गया मोह की वैल्यू। अब हमें ये 1/R मतलब हम इसको R इक्विवेलेंट लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके बाद ही हमें ओहम्स की वैल्यू मिलेगी। तो इस सभी फार्मूले से हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो उसका इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो पैरेलल सर्किट के कुछ एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये B पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एक 9 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक ही रेजिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच से अगर हम मेज़र करें तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो इसके लिए हम R इक्विवेलेंट निकालना होता है इस तरह से। तो R इक्विवेलेंट के लिए हम इसे कंसिडर करते हैं R1 और इसे कंसिडर करते हैं R2, और हमारे पास फार्मूला हो जाता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे, R1 की जगह R1 की वैल्यू इंटू R2 की जगह R2 की वैल्यू, फिर R1 प्लस R2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से हम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये तो एक बेसिक टाइप का था, ताकि हम आगे जो सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड को फॉलो करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन 3 टाइप के मेथड से सॉल्व होते हैं। तो ये एक मेथड है। हम जो लास्ट क्लास में जाएंगे तो उसमें हम सभी टाइप के मेथड देखेंगे, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए इसी को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद में जैसे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू जैसे हम कंसीडर करते हैं कि इसकी वैल्यू 10 है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। इसको हम R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे? फिर वही फार्मूला R1 इंटू R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20, और R इक्विवेलेंट हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 ओहम। उसी तरह से एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, तो इसी लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आगे हम टफ लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। यहाँ पे 3 रजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए, ये हो गया हमारा R1, ये R2 और ये R3। अब इसको A और B के बीच में जितना रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना है, तो यही फार्मूला लेके चलेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 और R2 ये कंसिडर करेंगे, तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, तो 16 प्लस 8 ये डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 24। अगर 8 से इनको भाग दे तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 बचे। अब हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो R इक्विवेलेंट आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3 ओहम, ये हो गया। अगर इसी को हम और कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 55.33 ओहम, लेकिन हम राउंड फिगर लेके चलते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे डायग्राम अब इस तरह से हो जाएगी, एक रजिस्टेंस और ये दूसरा रजिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो तब हमें वैल्यू मिल गई 16 डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू हो गई 16 डिवाइडेड बाय 3। अब बचा हमारे पास 60, तो ये 2 रजिस्टेंस अब बच गए, तो यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा अभी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16 और 16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हम लिख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद ये इसको अभी एज इट इज़ रखते हैं और जो नीचे का पोर्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको रफली यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमें कैलसी का यूज़ नहीं करना, मैनुअली सॉल्व करना है, तो मैनुअली भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो 16 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो हम 3 लिख लेते हैं और ऊपर भी 3 ले लेते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 16 प्लस 48 इसको सॉल्व करने के बाद, और अब जो बेस है वो सेम हो गया, तो दोनों के लिए एक ही रहेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले 64 डिवाइडेड बाय 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ गई हमारी 64 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे डायरेक्ट कैलसी में कैलकुलेटर में वैल्यू पुटअप करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ नहीं होती, तो उस टाइम हमें मैनुअली कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 16 था, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो हमें ये दोनों बेस सेम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिए और 3 लिए तो इसके साथ ऊपर भी 3 से गुना कर दिए, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो 64 डिवाइडेड बाई 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व इस तरह से, तो 16 इंटू 16 को अगर हम करें तो ये हो जाता है 256
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 256 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे डिवाइड है तो इसको इनटू में अगर करें तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा 64। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अगर 256, मतलब इसको अगर हम इससे सॉल्व करें तो यहाँ पे बच जाएगा 4। मतलब इस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 4 ओम। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कहीं अभी यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए तो आगे 4 रेजिस्टेंस देगा, 5 रेजिस्टेंस देगा, तो इसी टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। ये तो हम स्टेप टू स्टेप चल रहे, लेकिन जैसे ही हमारे क्लास आगे बढ़ेंगे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो इसके कुछ ट्रिक भी है, मतलब इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ट्रिक भी हम देख लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम ये पूरा इतना सॉल्व करते रहे, तो इसीलिए हम इसकी कुछ ट्रिक है वो ट्रिक भी देखेंगे। लेकिन ये हमारा अभी बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास के साथ इसको किस तरह से सॉल्व किए तो ये स्टेप वाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।